सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 का फसल उत्पादन। इसमें मैं आपको टॉपिक 7 को पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैं आपको टॉपिक 1 से लेकर 6 तक पढ़ा चुका हूँ। इसमें टॉपिक 7 है। इस टॉपिक का नाम है फसलों की खेती का अध्ययन पष्ट। तो बच्चों, आपको मैं सबसे सरल आपके अपने RS स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगा। और मैं इससे पहले आपको जो क्लास 10th और 12th की हिंदी थी उसकी मैंने आपको ग्रामर भी बहुत अच्छे सरल तरीक़ा से पढ़ाई है। तो बच्चों, आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोयाबीन के उन्नतशील जातियाँ लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे जो सोयाबीन होती है उसकी जातियाँ बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं सोयाबीन की उन्नतशील जातियाँ निम्न हैं। नंबर 1 ब्रैग, नंबर 2 अंकुर, नंबर 3 PK 308, नंबर 4 अलंकार, नंबर 5 शिलाजीत, नंबर 6 PK 472, नंबर 7 देखना है PK 262, नंबर 8 बच्चों यहाँ पे देखना है PK 416। तो बच्चों, अपने जो सोयाबीन होती है उसकी जातियों के नाम हैं उन्नतशील जातियाँ। अब यहाँ पर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोयाबीन की मध्य प्रदेश में 110 से 115 दिन में तैयार होने वाली जातियाँ लिखिए। तो जो अपनी सोयाबीन है जो कि मध्य प्रदेश में 110 से 115 के दिन में तैयार होने वाली जातियाँ बताना है। तो इसमें देखते हैं सोयाबीन की मध्य प्रदेश में 110 से 115 दिन में तैयार होने वाली जातियाँ यहाँ पे देखना है। नंबर यहाँ पे फर्स्ट कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं दुर्गा JS जो कि 80 और 81 दिन में तैयार हो जाती है। और पंजाब फर्स्ट ग्रीष्मकालीन हेतु सोयाबीन। नंबर बाद देखना है इसमें गौरव दुर्गा JS 75 40 जो कि खरीफ फसल हेतु सोयाबीन है। अब बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि सोयाबीन के फसल चक्र को लिखिए। जो कि सोयाबीन के फसल चक्र को इसमें बताना है। तो सोयाबीन को निम्नलिखित फसल चक्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। जैसे नंबर 1 सोयाबीन गेहूँ, नंबर 2 देखना है सोयाबीन आलू, नंबर 3 सोयाबीन चना, नंबर 4 सोयाबीन तम्बाकू, नंबर 5 सोयाबीन आलू मूंग। तो बच्चों, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसंतकालीन मूंग की जातियों के नाम लिखिए। तो बसंतकालीन ग्रीष्मकालीन मूंग की जातियों के नाम निम्न हैं। यहाँ पे नंबर फर्स्ट इसे बोल सकते हैं टॉप 44, S8, PS10, पंत मूंग फर्स्ट, बसंती, पूषा बैसाखी आथ। अब बच्चों, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूंग की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है। तो जो अपने मूंग बोना है उसके लिए खेती कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसे देखते हैं। मूंग की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु उचित जल निकास वाली बलुई दोमट भूमि इसके लिए सर्वोत्तम होती है। अब यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ये बीच में प्रिंट हो गया है। अरहर के फसल चक्र को लिखिए। तो बच्चों, जो अपना अरहर है उसका फसल चक्र बताना है। तो अरहर का फसल चक्र निम्न प्रकार है। इसमें फर्स्ट देखते हैं अरहर गेहूँ, अरहर मसूर, अरहर गन्ना, अरहर उर्द और गेहूँ, अरहर गेहूँ मूंग। तो बच्चों, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें धान की खेती का वर्णन करना है। तो बच्चों, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। इसको आप विशेष याद करना और अच्छे तरीक़ा से देखना और नोट भी करना। तो धान की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। इसका वानस्पतिक नाम,
कुल, भूमि और भूमि की तैयारी, बोने का समय, इसकी जातियाँ उन्नतशील, बीज दर, खाद और उसका उर्वरक, आवश्यक वार्षिक वर्षा, खरपतवार, उसकी रोकथाम, उपज या फिर पैदावार से कह सकते हैं प्रति हेक्टेयर, और 2 रोगों के नाम, कीटों के नाम। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। इसको आप बच्चों विशेष तरीक़ा से, अच्छे तरीक़ा से देखना और इसे आप याद भी कर लेना अच्छी तरीक़ा से। इसे दूसरे तरीक़ा से ऐसे बोल सकते हैं इसके अथवा में एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो यहाँ पर इसका वानस्पतिक नाम पूछा है, कुल पूछा है, उसकी किस्में पूछी हैं कोई 2, उर्वरक NPK मात्रा प्रति हेक्टेयर में पूछा है, उसका बीज दर और हेक्टेयर, उपज हेक्टेयर। ठीक है बच्चों, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। इसका जो कुल है वो ग्रामीणी कुल का है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप विशेष अच्छे तरीक़ा से देखो और इसको नोट भी कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चों इसके देखते हैं जलवायु। धान की फसल के लिए नम एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, जहाँ की आर्द्रता 80 से 85% एवं तापमान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो, वहाँ पर धान को आसानी से उगाया जा सकता है। अब बच्चों इसकी जो धान है उसकी भूमि कैसी होनी चाहिए वो देखते हैं, उसे देखते हैं। तो भूमि देखते हैं यहाँ पे। धान के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो, वहाँ पर इसको अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। अब यहाँ पे भूमि की तैयारी करना है, तो इसको देखते हैं। धान की खेती के लिए निचले खेत जहाँ पानी रुक सके उसका चयन करके मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 बार देसी हल या हैरो द्वारा जुताई करके पिछली खेती के ठूंठ तथा खरपतवारों को हटा देना चाहिए। रोपाई से 15 दिन पहले खेत में पानी भर देना चाहिए और रोपाई से पहले खेत में 2 बार पड़ला घुमा देना चाहिए। तो बच्चों जो अपनी भूमि होती है उसकी ऐसी तैयारी करना है। अब यहाँ पर देखना है जो धान है उसकी बुवाई का समय, मतलब उसको कब बोना है। तो धान की बुवाई के लिए उचित समय 15 जून से 15 जुलाई है। अब यहाँ बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, सभी खरीफ की फसलों के लिए बुआई का समय यही रहता है और जो कि बीज दर है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो बच्चों ये आपको विशेष ध्यान रखना है, मैंने नोट करके आपको लिखवा दिया है। अब यहाँ पे चलते हैं खाद। तो इसमें खाद 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद बुवाई के 1 माह पहले खेत में डाल देना चाहिए। अब यहाँ पे चलते नेक्स्ट उर्वरक है। इसको उर्वरक देखते हैं, इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम ही पोटास दें, जिससे नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा शेष नाइट्रोजन की मात्रा को 2 से 3 बार में खड़ी फसल में छिड़क देनी चाहिए या फिर छिड़क देना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट इसकी सिंचाई। तो धान की फसल के लिए खेत में पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। धान खरीफ ऋतु की फसल है, इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वर्षा ना होने पर 4 से 5 सिंचाई करना चाहिए। तो बच्चों अगर बरसात नहीं होती है तो इसमें सिंचाई कम से कम आपको 4 से 5 बार करना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी जातियाँ। मधुकर, चकैया, IR8, जलमग्न, रत्ना, जया नगीना, सोना, साकेत
4 आदि। अब बच्चे यहाँ पे देखते हैं सुगंधित जातियाँ, जो अपने जो धान है उसकी सुगंधित जातियाँ क्या होती हैं? बासमती, कावेरी, पूषा 21 आदि। अब इसके ऊपर देखते हैं बच्चों, धान की उन्नतशील जातियों में से 50 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है तथा देसी जातियों 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो बच्चों अब यहाँ पे चलते हैं, इसके देखते हैं कीट और रोग। तो इसमें नंबर 1 दिखना है धान का झोंका। यह रोग पायरी कुलेरिया और आईजी कवक से फैलता है, जिसके कारण धान की फसल के पत्ती सूख जाते हैं तथा फसल झुलसी सी लगती है। नंबर 2 यहाँ पे ये देखना है धान, नंबर फर्स्ट में धान का झोंका। अब इसकी जो रोकथाम है, मतलब इसे कैसे रोक सकते हैं, उससे पहले रोकथाम को पढ़िए। तो डाइथेन M45 एवं डाइथेन Z78 नामक फफूंदनाशक दवाओं को छिड़क कर करना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे नंबर 2 देखते हैं धान का खैरा रोग। तो यह धान की फसल में नर्सरी में जिंक की कमी से होता है। इसमें धान की पत्तियाँ पर जंग से भूरे धब्बे बन जाते हैं तथा पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और बाद में सूख जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये धान नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे धान होगा, धान का खैरा रोग। तो यहाँ पे बच्चों आप इसको सही लिख लेना। अब यहाँ पे चलते इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। अब बच्चों इसके देखते हैं यहाँ पे कीट, जो कि कीट किया गया है इसके। तो यहाँ पे गंदी बग, तना छेदक, आर्मी वार्म, मायू तथा जैसेट। अब इसके बच्चों रोकथाम देखते हैं। मेला, थियान, एल्ड्रिन, पैराथियान आदि दवाओं का छिड़काव या छिड़काव करना चाहिए। अब बच्चों इसका देखते हैं आर्थिक महत्व। धान भारत की एक महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल है, जिसका प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है। यह विश्व का मुख्य भोजन है। चावल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी तत्व आवश्यक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके पुआल को पशु को खिलाया जाता है तथा कांच के एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में पुआल का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका अपना RS स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल है, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उड़द की फसल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बच्चों ये आपके लिए वेरी मोस्ट है, आप इसे भी अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना। तो बच्चों इसमें आप अब देखते हैं इसका वानस्पतिक नाम, कुल, जलवायु, भूमि एवं भूमि की तैयारी, बुवाई का समय, बीज दर, खाद उर्वरक, सिंचाई, जातियाँ, कीट रोग, उपज, आर्थिक महत्व। तो बच्चों इसमें देखते हैं तो इसका सबसे पहले देखते हैं वानस्पतिक नाम बिगना मुनगो, और इसका कुल है लेगुमिनेसी, और इसका बच्चों उपकुल है पेपलियोनिएसी। तो बच्चों इसमें अब स्टार्ट करते हैं इसकी जलवायु। उड़द के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जहाँ की आर्द्रता 70 से 80% वहाँ पर उड़द को आसानी से उगाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं भूमि एवं भूमि की तैयारी। उड़द के लिए जलोढ़ या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे उड़द को सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली एवं जिसका pH मान 7 से 7.5 के मध्य हो, वह उड़द के लिए सर्वोत्तम होती है। तो बच्चों जो अपनी उड़द होती है
उसके लिए 7 से 7.5 जो अपनी भूमि है उसका पीएच मान होना चाहिए। उस ज़मीन में उर्द अच्छी उपजाऊ होगी। अब यहाँ पे देखते हैं जो अपनी उसका बुआई का समय है वो 15 जून से 15 जुलाई रहता है। अब बी दर देखते हैं बच्चों इसमें खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और जायद में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अब इसमें खाद एवं उर्वरक देखते हैं 200 से 250 250 क्विंटल गोबर या कंपोस्ट खाद उर्द की बुआई से 1 माह पहले खेत में डाल देना चाहिए। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय और जो शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 3 बार में छिड़क कर देना चाहिए। तो बच्चों अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं जो अपनी उर्द की सिंचाई है उसको देखना है। उर्द खरीफ की फसल है, इसलिए इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लंबा सूखा पड़ने से 2 से 3 सिंचाई आवश्यकता अनुसार कर देना चाहिए। अब बच्चों इसकी जातियाँ देखते हैं। ग्वालियर 2, खरगोन 3, उज्जैन 4, पंतु 30, टाइप 9 आथ। बच्चों इसके कीट और यहाँ पर रोग देखते हैं। तो कीट में रोग में स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसमें नंबर 1 पीला मौजक, यह वायरस के कारण फैलता है। इससे पूरा पौधा पीला पड़ जाता है और बाद में सूख जाता है। यह सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। अब बच्चों यहाँ पर नियंत्रण सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण मेलाथियोन 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अब बच्चे इसमें नेक्स्ट देखते हैं उखटा रोग। तो यह रोग यह कवक के द्वारा फैलता है। यह पौधों की जड़ में लगता है। इसके कारण पौधों की जड़ काली पड़ जाती हैं और जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। अब इस बच्चों इसकी रोकथाम देखना है। रोकथाम में देखते हैं कार्बेंड जिम या जिनेव आदि फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करना चाहिए या मेलाथियन पैराथियन इंडोसल्फान 35 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अब बच्चों इसमें देखते हैं उपज। जो उपज है खरीफ की फसल खरीफ में 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और जायद में होती है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब बच्चों इसका देखते हैं आर्थिक महत्व। तो उर्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण दाल वाली फसल है। इसमें प्रोटीन लगभग 24 से 25% पाई जाती है और उर्द से विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसकी भूसी का प्रयोग पशुओं के लिए भोजन के रूप में किया जाता है। तो बच्चों इसे आप विशेष याद करना, क्वेश्चन अच्छा है। अब यहाँ पे इसको देखना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 मूंग की खेती पर वर्णन कीजिए। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट है। इसे भी आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ना, समझना और देखना और नोट करके याद भी कर लेना। तो इसमें इसका वानस्पतिक नाम लिखना है, कुल जलवायु भूमि और भूमि की तैयारी लिखना है, बुवाई का समय बताना है, बीज दर बतानी है, खाद उर्वरक बताना है बच्चों, सिंचाई बताना है, जातियाँ, कीट और रोग बताना है, उपाय बताना है और आर्थिक महत्व। तो चलिए पहले इसमें सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं कि जो अपनी मूंग होती है उसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो मूंग की वानस्पतिक नाम है बिग्ना रेडिएटा और बच्चों इसका कुल है लेगुमिनेसी। तो बच्चों इसको लेगुमिनेसी को सही लिख लेना, लघु हो गया यहाँ पर लेगुमिनेसी हुआ। और बच्चों इसका उपकल है पेप्लियोनिएसी। अब इसकी जलवायु देखते हैं। मूंग के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ की आर्द्रता 70 से 80% वहाँ पर मूंग को आसानी से उगाया जा सकता है। अब बच्चों इसमें देखना है भूमि एवं भूमि की तैयारी। तो मूंग के लिए जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे मूंग को सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है।
लेकिन अच्छे जल निकास वाली एवं जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य हुए मूंग के लिए सर्वोत्तम होती है या फिर सर्वोत्तम मानी जाती है। बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं भूमि की तैयारी। एक जुताई मिट्टी पलट हल से एवं 2 से 3 जुताई देसी हल से करके पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। अब बच्चों इसका जो अपना बुवाई का समय इसमें बताना है 15 जून से 15 जुलाई। बीज दर इसमें देखना है खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जायद में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब इसमें उर्वरक बताना है बच्चों खाद एवं उर्वरक। तो यहाँ पे 200 से 250 क्विंटल गोबर या कंपोस्ट खाद उड़द की बुवाई से 1 माह पहले खेत में डाल देना चाहिए। तो बच्चों जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मैं दोबारा देख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मूंग और यहाँ पे बच्चों ये उड़द आ गया है भी खाद एवं उर्वरक में। तो बच्चों यहाँ पे इसको आप यहाँ पे संभाल लेना चाहिए, मूंग कर लेना यहाँ पे, क्योंकि और सब खाद एवं उर्वरक पूरी कंडीशन आपकी उस सेम ही रहेगी। यहाँ पर मूंग करना है आपको, ये आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 3 बार में छिड़क कर देना चाहिए। अब बच्चों इसकी सिंचाई देखना है। मूंग खरीफ की फसल है इसलिए इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब लंबा सूखा पड़ने पर 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता अनुसार कर देना चाहिए। तो बच्चों सिंचाई खाद और उर्वरक सब इसके सेम ही हैं। अगर जिसमें मूंग है उसमें मूंग लिख देना और इसमें उड़द है उसमें उड़द लिख देना। अब बच्चों इसके कीट और रोग देखना है। तो इसमें रोग देखना है पीला मौजक, यह वायरस के कारण फैलता है, इससे पूरा पौधा पीला पड़ जाता है और बाद में सूख जाता है। यह सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। तो बच्चों जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको सबसे बेस्ट सबसे अच्छे तरीक़ा से पढ़ाऊँगा, इसलिए बच्चों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, आप अपने मित्रों को, जिससे कि कुछ उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अब बच्चों इसमें नियंत्रण देखना है, सेम वही रहेगा। इससे पहले मैं आपको इसके पढ़ा चुका हूँ नियंत्रण को। तो यहाँ पर देखते हैं सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण मेलाथियन 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। बच्चों इसकी जातियाँ देखते हैं पंत मूंग फर्स्ट, पंत मूंग सेकंड, पंत मूंग थर्ड, ML2 आदि। तो बच्चों आपका अपना जो RS स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 9, अरहर की खेती पर बाइडन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट है। इन क्वेश्चन जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ वेरी मोस्ट, वो क्वेश्चन आप नोट कर लेना और उनको याद कर लेना। इन क्वेश्चनों से आपको पेपर में 100% ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले वानस्पतिक नाम बताएंगे इसका। तो इसका वानस्पतिक नाम है कैजेनस कैजान। बच्चों इसका कुल है लेगुमिनेसी, उपकल है पेपलियोनेसी। तो बच्चों वो शब्द एक जैसे सेम ही है, कुल और उपकुल। तो बच्चों यहाँ पे फैमिली लिख गया है, तो इसको यहाँ से आप उठा देना इसे। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं जलवायु। इसकी जलवायु देखते हैं। अरहर के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जहाँ की आर्द्रता 70 से 80%। वहाँ पर जो अपने अरहर है, अरहर को आसानी से उगाया जा सकता है। तो बच्चों इसको यहाँ से हटा देना, यहाँ पर अरहर लिखना है मूंग की जगह पर। ये सॉरी मिस प्रिंट हो गया है मेरे से, इसलिए आप यहाँ पे अरहर लिख लेना। बच्चों जिसकी पूछे उसी की यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखते हैं भूमि की तैयारी। अरहर के लिए जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे अरहर को सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली एक जिस का pH मान 7 से 7.5 के मध्य वहाँ के लिए अरहर के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो बच्चों भूमि की तैयारी खाद उर्वरक सब सेम एक जैसी। अब इसमें भूमि की तैयारी देखते हैं। एक जुताई मिट्टी पलट हल से एवं
2 से 3 जुताई देसी हल से पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। और बच्चों इसका बुआई का समय है वो 15 जून से 15 जुलाई और इसकी बीज दर है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बच्चों इसमें चलते हैं, खाद और उर्वरक देखना है, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। वो खाद उर्वरक एकदम सेम रहेगा। तो इसमें चलो मैं आपको फिर दोबारा से पढ़ा देता हूँ। 200 से 250 क्विंटल गोबर या कंपोस्ट खाद अरहर की बुआई से 1 माह पहले खेत में डाल देना चाहिए। और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 3 बार में छिड़क कर देना चाहिए। तो बच्चों अब इसकी देखते हैं जो अरहर है उसकी जातियाँ। प्रभात, ICPH8, पंत, A3, पूसा और जागृति, पूसा 32 और T2 आदि। अब बच्चों इसकी सिंचाई देखते हैं। अरहर खरीफ की फसल है, इसलिए इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लंबा सूखा पड़ने पर 2 से 3 सिंचाई आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पे सिंचाई विषय में वो आपको सब एक जैसा ही मिलेगा और यहाँ पे नाम चेंज करना है। जैसे अरहर की है तो अरहर, मूंग की है तो मूंग और उड़द की है तो यहाँ पे उड़द लिखना है। यहाँ पे आप देखते हैं कीट और रोग में देखते हैं पीला मौजक, यह वायरस के कारण फैलता है। इससे पूरा पौधा पीला पड़ जाता है और बाद में सूख जाता है। यह सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। अब बच्चों इसका नियंत्रण करना है। नियंत्रण भी सेम है इसका और कीट रोग भी सेम है बच्चों इसका। सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण मेलाथियन 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अब बच्चों इसके उपाय देखते हैं। 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और कीट है पत्ती लपेटक या फली छेदक। बच्चों अब इसे देखते हैं रोकथाम को, नेक्स्ट हेडिंग को, इसकी मतलब रोकथाम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें इंडोसल्फान 35, यहाँ पे बच्चों 35 सेकंड से बच्चों यहाँ पे इंडोसल्फान है ना, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट सा लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताऊँ यहाँ पे कि क्या लिखा है। यहाँ पे आगे देखते हैं 1.5 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घुलकर छिड़काव करना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर चलते हैं। रोकथाम इतना ध्यान रखना है, आपको इंडोसल्फान होता है उससे रोकथाम हम करेंगे। मैं आपको इसको भी बता दूँगी 35 क्या लिखा है। EC मतलब इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों यहाँ पे वैसे हो नहीं सकती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं रोग में। अरहर नंबर 1 अरहर का बाँझ रोग, यह माइट द्वारा फैलता है। इस रोग से पीड़ित पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, जिससे फूल नहीं बनते तो कभी फल भी नहीं लगते हैं। अब बच्चों इसकी देखते हैं रोकथाम। मोनोक्रोटोफास 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और रोगरोधी किस्म बनाएं। नंबर 2 देखते हैं अरहर का उकठा, यह रोग कवक के द्वारा फैलता है, जिससे पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और जड़ें सड़कर काले रंग की हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप पौधा सूख जाता है। तो बच्चों उकठा रोग से जड़ें वगैरह सूख जाएंगी और जड़ें सूख जाएंगी उसका फिर पौधा भी खराब हो जाएगा। जड़ें है ना वो काले रंग की पड़ जाएंगी, जिससे पौधा खराब हो जाएगा। अब इसकी देखते हैं रोकथाम। नंबर 1 देखना है फफूंदनाशी दवा जीनेव मिनेव का छिड़काव करना रोकथाम चाहिए। तो बच्चों नंबर 2 देखते हैं, जो अपना पष्टता फफूंदनाशी दवा जीनेन मिनेन का छिड़काव करना है, जिससे कि रोकथाम हो सके। नंबर 2 देखना बच्चों इसको रोकथाम चाहिए, इसको हटा देना है यहाँ से, ठीक है। नंबर 2 देखना है कैप्टान व बावरविस्ट से बीज उपचारित करना चाहिए। नंबर 3 गर्मियों में गहरी जुताई करना चाहिए। नंबर 4 उकठा रोधी किस्में बोनी चाहिए। अब बच्चों चलते यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं इसका आर्थिक महत्व। अरहर एक दाल वाली फसल है, जिसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। इसकी लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं।
भूसा पशुओं को खिलाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। ये भी आपका क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। इसे भी बच्चों आप विशेष अच्छी तरीक़ा से याद करना, समझना और नोट करके याद भी कर लेना, क्योंकि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन मोस्ट बताऊंगा इसमें वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों से आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो बच्चों सोयाबीन की खेती जो उसका फसल का वर्णन करना है, उसमें वानस्पतिक नाम बताना है, कुल बताना है, उसका जलवायु, भूमि की तैयारी, भूमि एवं भूमि की तैयारी, बुवाई का समय बताना है, बीज दर बताना है, खाद उर्वरक, सिंचाई, जातियाँ, कीट एवं रोग, उपज, आर्थिक महत्व। ये बच्चों यहाँ पे सोयाबीन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, कुल है बच्चों उसका लेगुमिनेसी और उपकुल है पेपनियूनेसी। बच्चों यहाँ पे इसकी भूमि देखते हैं। सोयाबीन के लिए जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे सोयाबीन को सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली एवं जिसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य है मूंग के लिए बुशरी। यहाँ पे मूंग उगाया है, यहाँ पे सोयाबीन होगी। जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे लिखना है, वहाँ सोयाबीन के लिए सर्वोत्तम होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सोयाबीन के लिए तो यहाँ पे सोयाबीन आपको बोलना है, यहाँ मूंग की जगह पर। अगर मूंग के लिए आती है तो यहाँ पे मूंग बोलना है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं भूमि की तैयारी। एक जुताई मिट्टी पलट हल से एवं 2 से 3 जुताई देशी हल से पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। बच्चे अब इसकी बीदर देखते हैं, जो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बुवाई का समय 15 से 15 जून से 15 जुलाई होता है। चलिए बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। खाद एवं उर्वरक के बारे में बताना है। तो बच्चों वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, वो ही इसमें सेम है, फिर दोबारा भी। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। 200 से 250 क्विंटल गोबर या कंपोस्ट खाद। यहाँ पे बच्चों यहाँ पर ये उर्द लगाए, यहाँ पे उर्द नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे बच्चों आपको सोयाबीन का है ना, तो सोयाबीन ही लिखना है। तो 200 से 250 क्विंटल गोबर या कंपोस्ट खाद। उर्द नहीं लिखना है यहाँ पर। सोयाबीन की बुवाई से 1 माह पहले खेत में डाल देना चाहिए। और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 3 बार में छिड़क कर देना चाहिए। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सिंचाई देखते हैं, जो कि इसकी सिंचाई है। सोयाबीन खरीफ की फसल है, इसलिए इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लंबा सूखा पड़ने पर 2 से 3 सिंचाई आवश्यकता अनुसार कर देना चाहिए। तो बच्चों वो सब सेम ही है। ठीक है, जितनी भी सिंचाई वगैरह है, भूमि है, भूमि की तैयारी है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं कीट, फली छेदक, पत्ती लपेटक, कैटरपिलर जैसे आदि। अब इसकी रोकथाम इंडोसल्फान 35 EC। तो बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें 35 EC लिखा था, EC इंग्लिश में लिखा था उसमें EC, लेकिन वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। तो बच्चों अब उसको संभाल लेना, इंडोसल्फान 35 EC हिंदी में लिखना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है EC, यहाँ पे वो सेकंड सा लग रहा था उधर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से उसे भी आप सही तरीक़ा से सही कर सकते हो। तो इंडोसल्फान 35 EC का 1.25 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से उसको भी आप संभाल लेना। इंडोसल्फान 35 EC हिंदी में लगना है, उसमें यहाँ पे इंग्लिश में लग गया था, इसलिए थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए दिक्कत आ रही थी। आप यहाँ से उसे संभाल सकती हो। यहाँ पे बच्चों रोग है पीला मौजक। यह वायरस के कारण फैलता है। इससे पूरा पौधा पीला पड़ जाता है और बाद में सूख जाता है। यह सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। बच्चों इसकी रोकथाम देखना है। मोनोक्रोटोफास 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और रोग रोधी किस्में बोएं। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट देखते हैं पौध सड़न या जड़ गलन।
यह रोग अंकुरण अवस्था पर फैलता है जिससे बीज सड़ जाता है। बच्चों अब इसकी रोकथाम देखते हैं। थायरम 5 से 6 ग्राम दवा किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। तो बच्चों अब इसमें जातियाँ इसकी देखते हैं। जो जातियाँ हैं वो PK 262, PK 272, अंकुर, गौरव, शिलाजीत, GS 80, GS 21 आदि। बच्चों इसकी उपज देखना है 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब इसका आर्थिक महत्व देखते हैं। यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसके बीजों में 20% तेल तथा 42% प्रोटीन पाई जाती है। भारत में सोयाबीन को मानव पोषण के लिए उपयुक्त माना गया है। सोयाबीन से दूध भी बनाया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 है, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और बच्चों जो हिंदी अपनी क्लास 10th और 12th की है उसमें निबंध एप्लीकेशन लेटर पत्र थे वो मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें भी वहाँ से पढ़ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। धान की फसल को रोपड़ या फिर रोपा विधि से तैयार करने पर होने वाले लाभ बताना है। या फिर बच्चों आप ऐसे बोल सकते हैं कि धान की रोपा विधि के कोई 5 लाभ लिखिए। तो धान की फसल को रोपड़ या रोपा विधि से तैयार करने वाले लाभ निम्न हैं। बच्चों इसमें मैंने आपके लिए फैक्ट तो बहुत सारे लिए लेकिन आपको 5 ही याद कर लेना अच्छी तरीक़ा से, 4-5 आपका काम हो जाएगा। नंबर 1, बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कम पड़ती है। नंबर 2, खेत की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। नंबर 3, खेत में हरी खाद बोई जा सकती है। नंबर 4, पौध गृह में अच्छी देखरेख व व्यवस्था से पौधे मजबूत हो जाते हैं। नंबर 5 देखना है, खेत में पौधों को लगाने के बाद उनके नष्ट होने की संभावना नहीं रहती। नंबर 6, खेत में बीज अंकुरण की आशंकाओं से बचा जा सकता है। नंबर 7, पौध गृह में रोगों व हानिकारक कीटों को रोकथाम तुरंत की जा सकती है। नंबर 8 देखना बच्चों, बीज अंकुरण के लिए पौध गृह में अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है, सोयाबीन का आर्थिक महत्व लिखिए। तो सोयाबीन का आर्थिक महत्व निम्न है। बच्चों यहाँ में नंबर 1 देखना है, यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। नंबर 2, इसमें बीजों में 21% तेल, 4% कार्बोहाइड्रेट और 4% खनिज रेशा तथा 43% प्रोटीन की मात्रा होती है। नंबर 3 देखना है, भारत में सोयाबीन को मानव पोषण के लिए उपयुक्त माना गया है। नंबर 4, तेल निकलने के बाद फली में प्रोटीन की अधिकता रहती है। नंबर 5, यह मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक है। तो बच्चों इसमें फैक्ट कोई 5-6 ही आपको नोट करना है और याद करना है। मैंने इसमें फैक्ट ज़्यादा लिए। क्वेश्चन इसमें फैक्ट नंबर 6 है, यह बर्निश, पेंटस, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। इसमें नेक्स्ट है 7, इससे हलवा, पूड़ी, चाट, दही, बड़ा, दाल, भुर्जी, ब्रेड मिथौरी आदि बनाए जाते हैं। नंबर 8 देखते हैं बच्चों, यह प्रोटीन की अधिकता के कारण शाकाहारी मनुष्यों के लिए मांस कहा जाता है। तो बच्चों ये टॉपिक था, मैंने आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया है और समझाया है। और बच्चों जो नोट्स हैं जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो हाथ के मेरे नोट्स हैं बच्चों। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीक़ा से इसमें पढ़ा रहा हूँ। और आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है RS स्टडी पॉइंट 10 उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप बच्चों अपने मित्रों को भी इसको शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करने से कुछ आपके मित्रों को भी मदद मिल जाएगी।